बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन हमारा सबसे, आप कह सकते हो कि पहला स्टेप है क्लेम सबमिशन के लिए। और पूरे वर्क फ्लो, डीएमई के वर्क फ्लो का सबसे पहला स्टेप जो है हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और वो है एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आज भी हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं अंसर, जो कि हमारे डीएमई के वर्क फ्लो को भी मैनेज करते हैं, और वो भी जो है ना वो इन चीज़ों को गहराई के साथ समझते हैं, और उनको साथ रखने का मकसद ये है कि एक थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होती रहे, वरना मुझे बहुत सूखा सूखा लगता है सब। सो अस्सलाम वालेकुम अंसर, क्या हाल है, कैसे हो आप, खैरियत से हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। तो अंसर शुरू करें फिर। जी जी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेरीफाई करना, आई मीन एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना और बेनिफिट्स को वेरीफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। ठीक है, सो सो एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने फॉर इंस्टेंस कोई कोई हिक पे कोड को डिस्पेंस किया, और उसकी कीमत आप समझो कि $1000 या $1200 है, और आपने वेरिफिकेशन को सही तरह नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपको उसकी कवरेज के बारे में नहीं पता, और आपने ये चेक नहीं किया कि उसका प्लान कौन सा है, और आपने प्रायर ऑथराइजेशन को भी नहीं देखा, और उसके अलावा आपने डिडक्टिबल्स को नहीं देखा, सो इससे आपको जो है वो टोटल लॉस हो सकता है $1200 का। ठीक है, सो इसके लिए ये ज़रूरी है क्लीन क्लेम के लिए कि हमें पता हो कि यार ये पेशेंट कवर्ड है या नहीं है, और ये आइटम बेनिफिट्स के अंदर ऐड है या नहीं है, या और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और पेशेंट बेसिकली क्या वो करता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पहला स्टेप है इस वर्क फ्लो का। आए अब हम लोग आगे समझते हैं। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी में इस वेरिफिकेशन वाले टॉपिक में समझने वाली दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है एलिजिबिलिटी, और दूसरी चीज़ है बेनिफिट्स, या जिसको वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर लोग जो ये चीज़ है इसको मिक्स कर देते हैं, वो एलिजिबिलिटी को भी वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स के अंदर लेके आ रहे होते हैं। वो भी ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों को अलग तरीके से समझा जाए, अलग तरीके से कैटेगराइज करके समझा जाए, तो समझना भी आसान हो जाएगा और इन पे चेक रखना भी आसान हो जाएगा। एलिजिबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमने देखना है कि जिस डेट ऑफ सर्विस में हम पेशेंट को वो सर्विस दे रहे हैं, उसका प्लान एक्टिव है या नहीं है। और वो हम कैसे चेक करेंगे? प्लान के पोर्टल पे जाएंगे, मतलब पेयर के पोर्टल पे जाएंगे, इंश्योरेंस के पोर्टल पे जाएंगे, पेशेंट की उसमें पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका क्लेम नंबर, जो उसका इंश्योरेंस नंबर होगा वो हम डालेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ओके, जिस डेट ऑफ सर्विस में हम लोग उसको डिस्पेंस करने के लिए जा रहे हैं, और उसका प्लान अगर एक्सपायर होने वाला होगा तो वो भी पता चल जाएगा, उसकी इफेक्टिव डेट पता चल जाएगी, वो एक्टिव है या नहीं है। सो एलिजिबिलिटी के सेगमेंट में ये चीज़ आती है। आगे हम ये समझते हैं कि बेनिफिट्स और जो वेरिफिकेशन बेनिफिट्स है उसमें कौन सी 6 चीज़ें आती हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन और बेनिफिट्स में ये 6 चीज़ें आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हिकपिक कोड है, मतलब जो प्रोडक्ट का कोड है, वो इस प्लान के अंदर, पर्टिकुलर प्लान के अंदर कवर्ड है या नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट से, जो कि हमें पेयर के पोर्टल के अंदर ही जब हम एलिजिबिलिटी रन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि को इंश्योरेंस क्या है, मतलब पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और पेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट कितने परसेंट देगा और पेयर कितने परसेंट देगा, और कोपे है या नहीं है। बीएमई में तो कोपे नहीं होता, लेकिन डॉक्टर ऑफिस और क्लिनिक विजिट्स में कोपे होता है। एनीवेज, आगे अब हम ये समझते हैं कि हाँ, हमें ये देखना होता है कि प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो भी हमें पोर्टल पे पता चल जाती है। अगर प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है तो वो फिर हमने सबमिट करके प्रायर ऑथराइजेशन का अप्रूवल लेना है। अगर हमने ये नहीं लिया और ये स्टेप को मिस कर दिया तो आगे हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर हमारा इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो लूज हो जाएगा। ठीक है, और अगला
जो हमारी वीडियो होगी वो भी प्रायर ऑथराइजेशन के बारे में, उसमें हम प्रायर ऑथराइजेशन को कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें जो चौथी चीज़ हमें मालूम होती है वो डिडक्टिबल्स हैं। अब डिडक्टिबल्स का मैंने आप लोग को बताया था कि प्लान की सर्विस को खोलने के लिए कि इंश्योरेंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे करना शुरू कर दे, उसके लिए कोई भी प्लान में पहले डिडक्टिबल्स होते हैं। जिस तरह मेडिकेयर के अभी 283 समथिंग होते हैं डिडक्टिबल्स जब एनुअल प्लान आपका लॉन्च होता है, तो ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेशेंट ने आउट ऑफ पॉकेट डिडक्टिबल्स एक प्लान पे ऑलरेडी एक अमाउंट सेट होता है, वो पे करना होता है और उसके बाद आपका प्लान खुल जाता है और उसके बाद फिर आप को इंश्योरेंस वाले प्लान में आ जाते हो कि जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर की होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की होती है। वो ज़्यादातर 80-20 होता है, लेकिन अगर पेशेंट के पास कोई सेकेंडरी इंश्योरेंस है या मेडिकैप प्लान है, तो उसमें ये होगा कि 100% प्लान कवर्ड होगा और ऑटोमेटिकली मेडिकेयर राउट कर देगा उस क्लेम को 20% के लिए सेकेंडरी पेयर को, मेडिकेयर गैप प्लान को, या अगर मेडिकेड है तो मेडिकेड को, और आपको 100% प्लान बिल हो जाएगा और उसके लिए आप पेशेंट को बिल नहीं करोगे 20% के लिए। अच्छा, पांचवी चीज़ जो हमें पता चलती है वो पता चलती है कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी मेडिकेयर अलाउ कर रहा है, क्योंकि अगर हम उससे ज़्यादा देंगे तो ऑफ कोर्स वो बिल नहीं होगा। और जिस तरह से मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, मेडिकेड में जिस तरह से डायपर्स होते हैं, तो डायपर्स की एक क्वांटिटी और लिमिट है, इससे अगर आप ज़्यादा देंगे तो फिर वो इशू होगा। इसी तरीके से जो छठी चीज़ है जो समझने वाली है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमें ये बात पता चलेगी कि इस पेयर के इस प्लान के साथ हम लोग इन नेटवर्क भी हैं या इन नेटवर्क नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस तरह हम लोग मेडिकेयर एडवांटेज प्लान में काम करते हैं, अगर किसी हम एडवांटेज प्लान के साथ किसी हम फॉर इंस्टेंस उस पेयर के साथ हम लोग इन नेटवर्क हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट का प्लान हो हम उस प्लान के साथ भी इन नेटवर्क हों। क्योंकि जब आप इन नेटवर्क होने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए उनको एप्लीकेशन देते हो और अगर उनका पैनल ओपन होता है, तो वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि आपको हमारे कौन-कौन से प्लान्स में नेटवर्क होना है। तो उसमें आपको टिक करना होता है और फिर जिन प्लान्स में जगह होती है नेगोशिएशन से पहले, मतलब जब आप पेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसका एक पार्ट ये भी होता है कि वो हर एक कोड में आपके साथ पहले से नेगोशिएट कर लेते हैं प्राइस के ऊपर कि आप इतने प्राइस पे बिल करोगे और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। सो इसको कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट कहते हैं। सो उसमें वो आपको प्लान्स पहले से दे देते हैं कि इन प्लान्स के साथ आप किन प्लान्स के साथ नेटवर्क होना चाहते हो, और फिर कुछ उनमें से प्लान्स के साथ वो आपको नेटवर्क कर देते हैं। और उसमें अब वो हर प्लान के साथ आपको नेटवर्क नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात कर भी देते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि आप इस पर्टिकुलर प्लान के साथ, आप फॉर इंस्टेंस एक ह्यूमैना का पेशेंट है, चलो आप ह्यूमैना के साथ तो नेटवर्क हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ह्यूमैना के इस प्लान के अंदर आप इन नेटवर्क हो या नहीं हो। क्योंकि ये गलती बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जब हम लोग ऑडिट्स करते हैं अ, जब हम लोग ऑडिट्स करते हैं प्रोफाइल्स का और डीएमईज़ का, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने का मौका मिलता है कि इन्होंने बिल किया हुआ है, उनका बिल जो डिनाई हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने प्लान को बिल किया है जिस प्लान के साथ ये नेटवर्क नहीं थे। ये पेयर के साथ नेटवर्क थे, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लान के साथ ये नेटवर्क नहीं थे। तो आपको ये देखना होता है कि आप इन नेटवर्क हो या आउट ऑफ नेटवर्क हो। तो आउट ऑफ नेटवर्क हो तो आपको ये देखना होगा कि यार आउट ऑफ नेटवर्क अगर आप पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, तो आउट ऑफ नेटवर्क क्या पेयर अलाउ कर रहा है, आप आउट ऑफ नेटवर्क जाके आप बिल कर सकते हो या आप आउट ऑफ नेटवर्क जाके बिल नहीं कर सकते। अगर आउट ऑफ नेटवर्क जाके आप बिल कर सकते हो, तो उसमें उनकी को-इंश्योरेंस चेंज होती है। जिस तरह से एक जो इन नेटवर्क अगर आप हो प्रोवाइडर के साथ और उनके पीपीओ प्लान को आप बिल कर रहे हो, तो उसमें आपको आपको अ, ज़्यादातर जो कवरेज मिलेगी वो 80-20 वाली मिलेगी। मतलब 80% इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और 20% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट ऐसे प्रोवाइडर के पास आ रहा है और वो उसकी इंश्योरेंस के साथ और उसके प्लान के साथ नेटवर्क नहीं है और उसके बाद पीपीओ है और उसमें आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज है, तो उसमें ऐसा होगा कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फिर प्रोवाइडर को ये देखना पड़ता है, डीएमई को ये देखना पड़ता है कि
कि भाई पेशेंट 40% देने के लिए अग्री है या नहीं है, और अगर वो अग्री है तो ठीक है, दे देते हैं। अगर अग्री नहीं है तो क्या वो 20% देने में अग्री है, और अगर वो 20% देने में अग्री है तो देखना होगा कि भाई उसको कॉस्ट पूरी हो रही है या नहीं हो रही, और फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी ये 20% को वेव करने के लिए, पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए। वरना पेशेंट के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो किसी ऐसे प्रोवाइडर के पास चला जाए जो पेयर और प्लान के साथ नेटवर्क हो। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझना बहुत आसान है। अब जो नए लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं और वो बिल्कुल बिगिनर हैं, तो उनके लिए समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनको पहले की हमारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसमें हमने इन नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क, इन नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क को अच्छे तरीके से एड्रेस किया है, तो वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये 6 चेक पॉइंट्स हैं जो आपने देखने होते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, और जिसमें एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो इस हिसाब से लेने हैं, और उसमें आपका क्लीन क्लेम रेशो जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है उस्मान भाई, जी। इसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जी इसमें आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम और सेम एंड सिमिलर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, ये दो चीज़ें। हो गया। बिल्कुल सही है कि हमें आउट ऑफ पॉकेट भी चेक करना होगा और सेम एंड सिमिलर भी चेक करना होगा कि पेशेंट को ऑलरेडी ये प्रोडक्ट पहले से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। मेडिकेयर, जो स्टेट मेडिकेयर, ओरिजिनल मेडिकेयर होता है, उनके तो हमें पोर्टल से डायरेक्ट पता चल जाता है। मतलब जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम कॉन्ट्रैक्टेड हैं अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर, तो हम उनके एलिजिबिलिटी वाले पोर्टल में जाके ही एसएनएस चेक कर सकते हैं। लेकिन मेडिकेयर एडवांटेज में ये होता है कि हमें कॉल करके, इंश्योरेंस कॉल करके वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स में सेम एंड सिमिलर चेक करना होता है, और आउट ऑफ पॉकेट कवरेज भी हमने देखनी होती है। ठीक है। और उस्मान भी एक चीज़ और ऐड ऑन कर दें इसमें कि जो मेडिकेयर का जो रूल आया नेक्स्ट फेडरल का, कि एक ही पोर्टल पे सब वीओबी होगी, वो या वो हम जो डिस्कस हीट कर सकें। सिस्टम है ना उनका, जो इनका हिपा एलिजिबिलिटी ट्रांजैक्शन सिस्टम है, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में उसको अच्छे से एड्रेस कर देते हैं। जी जी। ओके। सो अब हम एक बड़ी गलती को समझने की कोशिश करेंगे कि जो डीएमई बिलिंग में मुझे अक्सर देखने का मौका मिला है, कि उसमें एक गलती ये होती है कि अगर पेशेंट कह दे कि मेरे पास मेडिकेयर है, तो प्रोवाइडर ये समझने लग जाता है कि यार इसके पास मेडिकेयर ओरिजिनल होगा, ट्रेडिशनल मेडिकेयर होगा। और मैंने आपको बताया कि मार्केट दो तरीके से स्प्लिट अप हो चुकी है। जब हमने अ, अ, पढ़ना शुरू किया था, समझना शुरू किया था, हम नए नए इंडस्ट्री में आए थे, तो उस वक्त मुझे याद है कि पहले 90 और 10% का रेशियो होता था। मतलब 90% ट्रेडिशनल ओरिजिनल प्लान होते थे, ओरिजिनल मेडिकेयर होता था, 10% होता था मेडिकेयर एडवांटेज। लेकिन अब क्योंकि रिसेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल गया है ट्रेडिशनल प्लान, तो अब इसकी कवरेज जो है वो 50-50 रह गई है। मतलब जो मार्केट शेयर है मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स के पास, जो कमर्शियल्स के साथ इंश्योरेंस पेशेंट्स लेते हैं, वो 50% रह गया है, और इतना ही जो है वो अब ट्रेडिशनल मेडिकेयर के पास है। सो ये एक सीन है। सो अब इसमें जो समझने वाली बात ये है वो ये है कि अगर पेशेंट के पास पार्ट सी होगा, मतलब मेडिकेयर एडवांटेज प्लान होगा, सो जाहिर सी बात है हमें मेडिकेयर एडवांटेज को बिल करना पड़ेगा। और अगर उसके पास एक ज़माने में फॉर इंस्टेंस मेडिकेयर ट्रेडिशनल था, और उसके पास उसका कार्ड भी था, और वो आपको कार्ड नंबर भी दे रहा है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसके पास एक्टिव इंश्योरेंस कौन सी है राइट नाउ, उसके पास कौन सी है। तो अगर वो बोल रहा है, पेशेंट कह रहा है मेडिकेयर, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास ट्रेडिशनल मेडिकेयर होगा। इसका मतलब ये है कि इसके पास मेडिकेयर एडवांटेज भी हो सकता है। ठीक है, मेडिकेयर एडवांटेज को समझने के लिए आपको हमारी पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अच्छा, खुद से अज्यूम कर लेना कि ओरिजिनल मेडिकेयर है उसके बाद, और उसको बिल कर देना, ये खतरनाक काम है। और जाहिर सी बात है मेडिकेयर आपको बोलेगा ये हमारा पेशेंट ही नहीं है, ये तो मेडिकेयर एडवांटेज के साथ है। और आपको ओरिजिनल मेडिकेयर की जो एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, वो अब उन्होंने नया अपना डेटा मैनेजमेंट सिस्टम निकाला है, जिसको हीट सिस्टम कहते हैं। 2026 में, 2026 में उन्होंने निकाला है। तो इसको हम आगे समझेंगे कि अब उसमें जाके हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। मैं आपको बता भी दूंगा इसमें किस तरीके से डीएमई को आपको इनरोल करवाना है।
अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है 270 271 ट्रांजैक्शन। ये एक एक्रोनियम यूज होता है इन ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए, 270 271। अच्छा, 270 ट्रांजैक्शन आप लोग समझ लो, उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं कि जब हम इंश्योरेंस के पोर्टल पे, पेयर के पोर्टल पे जाते हैं और पेशेंट की डेमोग्राफिक्स डालते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स को चेक करने के लिए। तो जब हम पेयर के पोर्टल के अंदर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन पेयर के डेटाबेस में जाती है। इसको बोलते हैं 271 ट्रांजैक्शन। और फिर जो ये ट्रांजैक्शन आती है हमारे पोर्टल के ऊपर, जिसमें हमें उसके सारे बेनिफिट्स पता चलते हैं, जो जवाब आता है उसकी एलिजिबिलिटी और वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का, उसको बोलते हैं 271 ट्रांजैक्शन। ठीक है। सो इसको आप रियल टाइम सिंगल पेशेंट में भी रन कर सकते हो और बैच मोड में भी कर सकते हो। तो इसमें एक इलिस्ट्रेशन बनी हुई आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो ये सप्लायर के पास से पेयर के पास जाएगी, फिर पेयर के पास से, मतलब सप्लायर के पास से जो पेयर के पास जाएगी वो हो गई 270 ट्रांजैक्शन, और जो वापस सप्लायर के पास आएगी उसको बोलेंगे 271 ट्रांजैक्शन। अब इसमें हमें ये चीजें पता चलेंगी कि कवरेज स्टेटस एक्टिव है, को इंश्योरेंस 20% है जो पेशेंट को देनी है, डिडक्टेबल्स अभी $320 रिमेनिंग है। मतलब कि अगर हमने पेशेंट को कोई भी प्रोडक्ट दिया तो पेशेंट को $320 अपने आउट ऑफ पॉकेट देने पड़ेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस जब हमें ईओबी देगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स, जब हम उसको बिल करेंगे तो उसमें वो हमें $320 काट लेंगे कि भाई ये जाके पेशेंट से खुद ले लो, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। सो और प्रायर ऑथराइजेशन का हमें फ्लैग देखना होगा कि रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ये भी हमें उससे 271 ट्रांजैक्शन से पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये 271 ट्रांजैक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि 271 ब्लूज किसको कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी और ये एक एक्रोनियम यूज होता है 271 ब्लूज का, ये चीज को समझने के लिए कि 271 ट्रांजैक्शंस जो कमर्शियल पीपीओ प्लान्स होते हैं, जो मेडिकेयर एडवांटेज के बड़े पेयर्स होते हैं, मतलब मेडिकेयर एडवांटेज प्लान के बड़े पेयर्स होते हैं, उनके तो पोर्टल पे हमें सारी चीजें पता चल जाती हैं। लेकिन जो मेडिकेयर एडवांटेज के स्मॉल प्लान्स होते हैं, मतलब छोटी इंश्योरेंस के छोटे प्लान्स होते हैं, उसमें जो है ना, मतलब हमें रिस्पॉन्स बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता है, और ज्यादा रिस्पॉन्स, जो एक कंप्लीट रिस्पॉन्स हमें मिलता है, वो कमर्शियल पीपीओज में मिलता है। हम इसकी इलस्ट्रेशन को चेक करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो कि जिस तरह आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि हमें डिडक्टेबल्स भी पता चल गए, और को इंश्योरेंस भी पता चल गई, को क्वांटिटी लिमिट भी पता चल गई, प्रायर ऑथराइजेशन भी पता चल गया, नेटवर्क स्टेटस भी पता चल गया, एसएनएस भी पता चल जाता है। लेकिन मेडिकेयर एडवांटेज के कुछ स्मॉल प्लान्स में हमने हर चीज को, इंश्योरेंस को कॉल करके पता करना होता है। इसको बोलते हैं 271 ब्लूज। ठीक है। अच्छा, अब हम जिस चीज को समझने की कोशिश करेंगे वो है नया HETS सिस्टम, जो कि 2026 में ही मेडिकेयर ने लॉन्च किया है। और इसके लॉन्च करने की मैं वजह भी आप लोग को समझाऊंगा। इसके लॉन्च करने की जो वजह है वो ये है कि डेटा थेफ्ट से बचना। जो मेडिकेयर का पहले एलिजिबिलिटी सिस्टम था उसमें डेटा लीकेज के चांसेस थे, और उसके साथ पहले डायरेक्ट जो आपका ब्रिज ब्रिज होता था क्लियरिंग हाउस का, वो आपकी एनपीआई के साथ कनेक्ट नहीं था। तो जो भी आप पेशेंट्स की एलिजिबिलिटी चेक कर रहे होते थे, तो मेडिकेयर को ये नहीं पता होता था कि मेडिकेयर को ये समझ में नहीं आता था कि इतनी एलिजिबिलिटी आप क्यों चेक कर रहे हो, और इतनी एलिजिबिलिटी चेक करने की आपको क्यों जरूरत है। क्योंकि अगर एक प्रोवाइडर है और उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो 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 मेडिकेयर को ये पहले समझ में नहीं आता था कि कि एक प्रोवाइडर कितनी एलिजिबिलिटीज चेक कर रहा है, और कौन कौन से सिटी, स्टेट और किस डेमोग्राफिक्स की एलिजिबिलिटी को चेक कर रहा है। और फिर जो यहाँ पर एक बैड बिलिंग प्रैक्टिसेस होती है, वो लोग क्या करते थे कि एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बैच मोड लगाया करते थे, और पेशेंट का डेटाबेस वो कहीं से ले लेते थे, और जिस तरीके से भी पेशेंट का डेटाबेस और पेशेंट की इंफॉर्मेशन आउट होती थी, सो वो फिर उसमें बैच मोड रन करते थे, और उससे जो है ना एक डेटा की लीकेज हो जाती थी। तो फिर मेडिकेयर ने इसको रोकने के लिए इसके ऊपर बहुत काम किया, और ये नया जो सिस्टम है हिपा एलिजिबिलिटी ट्रांजैक्शन सिस्टम, इसको लॉन्च किया। ये इनका अपडेटेड और मॉडर्न सिस्टम है। अब इसमें होता क्या है
कि पहले आपको सबसे पहले इसमें एनरोल होने के लिए क्या करना है कि आपको अपना अपना एनपीआई नंबर और अपना P10 नंबर और जो वेंडर की यूनिक आईडी होती है यूआईडी जो आपको लेनी पड़ती है अपने क्लियरिंग हाउस से, उसके साथ आपने जो आपका मेडिकेयर, अच्छा अभी हम सिर्फ मेडिकेयर ओरिजिनल की बात करें, मेडिकेयर कमर्शियल की बात नहीं करें। अब इस 3 इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा अपने मैक वाले पोर्टल पे, जो आपका मेडिकेयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपकी जुरिसडिक्शन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ए और डी एक मैक उसको एडमिनिस्टर करता है और एक बी और सी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक है। तो आप बेसिकली जिस भी स्टेट में हो उसकी जुरिसडिक्शन के हिसाब से उसके ईडीआई पोर्टल में जाकर आप उनका HATS का जो डिजिटल फॉर्म है उसको आप सबमिट करोगे अपनी एनपीआई P10 और यूआईडी के साथ, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर दोगे कि आपकी कॉन्फर्मेशन हो गई है आपके पेयर पोर्टल में अपने क्लियरिंग हाउस को। क्योंकि इसके अलावा अब आप एलिजिबिलिटी को रन नहीं कर सकते और फिर डिनाइल्स आएंगे, क्योंकि मेडिकेयर को अब इस चीज़ को समझना है कि हर प्रोवाइडर कितनी एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, उसकी क्या ज़रूरत है, और अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो अब एनपीआई जो है वो एलिजिबिलिटी सिस्टम के साथ इसलिए कनेक्ट करी गई है। सो ये इनका नया HETS सिस्टम है और बहुत छोटे से स्टेप्स हैं इसको इनरोल करने के लिए, इसमें इनरोल होने के लिए, और अब पुराना वाला सिस्टम उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, सो 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 ठीक है, अब हम आगे आके हम अब समझने की कोशिश करते हैं इन 4 चीज़ों को कि एक जो कंप्लीट वेरिफिकेशन साइकिल है वो किन चीज़ों को कैप्चर करती है। तो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली, अच्छा जो ये जो चारों चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें, जो सारे के सारे सेगमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के हवाले से, वो इन्हीं के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी और कवरेज को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पेयर कौन सा है। मेडिकेयर है, मेडिकेयर एडवांटेज है, तो मेडिकेयर एडवांटेज प्लान का पेयर कौन सा है। जिस तरह ये कमर्शियल इंश्योरेंसेज होती हैं, ह्यूमैना, यूनाइटेड हेल्थ केयर, एटना, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, और ये ज़्यादातर जो बड़ी कमर्शियल्स हैं ये आपको मेडिकेयर एडवांटेज का भी प्लान देती हैं। तो आपको ये देखना होगा कि मेडिकेयर एडवांटेज प्लान किस पेयर के साथ है। ठीक है, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव डेट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि यार प्लान एक्सपायर हो गया है या प्लान एक्सपायर होने वाला है। तो मेडिकेयर एडवांटेज में आपको ये चीज़ देखनी होती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, उसमें आपको पहली से इफेक्टिव डेट पता चल जाती है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ को आप बिल कर रहे हो, पेशेंट को दे रहे हो कि फॉर इंस्टेंस एक 7 दिन का प्रोसेस है प्रायर ऑथराइजेशन का, या 48 आवर्स में आपको जवाब आ रहा है और 48 आवर्स के अंदर उसका प्लान ही डीएक्टिवेट हो रहा है, तो फिर आप डेट ऑफ सर्विस में जब बिल करोगे उस प्रोडक्ट को, हिक कोड को, तो आपको वो डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया, ये आपको देखना होगा कि ओरिजिनल मेडिकेयर है या मेडिकेयर एडवांटेज है, और कोऑर्डिनेशन और बेनिफिट्स देखने होंगे, मतलब पेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोवाइडर की क्या और पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी को अ, इसी को को इंश्योरेंस भी कहते हैं। ठीक है, को इंश्योरेंस मतलब पेशेंट को कितना पे करना है। ठीक है, उस्मान भाई, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी। जी मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें कि पेयर और प्लान टाइप के बारे में, इन सिंपल वर्ड्स कि पेयर बेसिकली हम कह सकते हैं कोई कंपनी है, और प्लान टाइप जैसे कि हमारे यहाँ पे जोंग है, सेम है वो, पेयर हो जाएगा जोंग कंपनी, और प्लान टाइप हो जाएगा जैसे कि हम लोग जोंग के अंदर पैकेजेस करवाते हैं तो उसके ऐसे टाइप्स आ जाते हैं। तो हम लोग बिल करेंगे पेयर्स को, कंपनीज को, फिर उसके अंदर पैकेजेस आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लान टाइप। तो ऐसे हमें देखना था कि इस कंपनी के प्लान को हमने बिल करना है। ये तो तो ये आपने सिंपल। बिल्कुल ही हलवा करके समझा दिया। जी। इस लेवल पे हलवा जो है बड़ा बेहतरीन आपने इस चीज़ को जूम इन किया है और बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी है। सो सो जो व्यूअर्स इसको भी नहीं समझ पा रहे, तो ऑफ कोर्स उनको पहले वाली वीडियोस जाके समझनी होगी, क्योंकि अब जब
ये कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है तो अब थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल के ऊपर चीज़ें जाती जा रही हैं, और उसको समझने के लिए आपको एक बिगनिंग में सारी टर्मिनोलॉजीज को और की टर्म्स को समझना ज़रूरी है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हम पूरी एक की टर्म्स की भी वीडियो बना दें, जिसमें जो तकरीबन 50 to 60 की टर्म्स यूज़ होती हैं, उनकी हम एक पूरी वीडियो बना दें हर की टर्म्स की। क्या कहते हो आप? जी जी, ताकि सिंपल वर्ड्स में इजी टू अंडरस्टैंड हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरी चीज़ है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है कि डिडक्टिबल्स कितने रिमेनिंग हैं। अगर डिडक्टिबल्स रिमेनिंग है तो पेशेंट अभी पे करने के लिए रेडी है या नहीं है, वरना ऑर्डर रोकना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्टिबल्स पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरीके से हमने सेम एंड सिमिलर भी चेक करना होगा। जो सर ने पहले भी बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट ने ये वाली सर्विस ऑलरेडी ली हुई है, व्हीलचेयर ऑलरेडी ली हुई है, उसने उसने सीपैप डिवाइस पहले से ली हुई है, तो अभी उसको डिवाइस नहीं जा सकती, सिर्फ सिर्फ उसको सप्लाई जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें को इंश्योरेंस देखना होगा कि इन नेटवर्क का क्या को इंश्योरेंस है, अगर हम आउट ऑफ नेटवर्क हैं तो उसका को इंश्योरेंस क्या है। अगर कोपे है कोई, डीएमई में ऑफ कोर्स कोई कोपे नहीं होता, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम को हमें देखना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर कोई डीएमई का कैप है तो वो भी देखना पड़ेगा हमने। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ है वो उस हिकपिक कोड के स्पेसिफिक जो रूल्स हैं हमें उनको देखना होगा कि ये हिकपिक कोड इस प्लान के अंदर कवर्ड भी है या नहीं है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डायपर्स होते हैं, इनकॉन्टिनेंट सप्लाईज होती हैं, वो मेडिकेयर के अंदर कवर्ड नहीं होती, वो मेडिकेड के अंदर कवर्ड होती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा हिकपिक इस प्लान के अंदर कवर्ड है या नहीं है, और हमें उसकी क्वांटिटी फ्रिक्वेंसी लिमिट देखनी होगी कि कितनी उसकी सप्लाई कितनी लिमिट में जा सकती है, क्योंकि उसके लिमिट के बाद सब पेशेंट को आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा कि वाला प्रोडक्ट रेंटल पे बिल होगा या न्यू पे बिल होगा, मतलब क्योंकि जिस तरह मोबिलिटी इक्विपमेंट जिनको लेजेंडरी प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, ये ज़्यादातर रेंटल पे बिल होते हैं। और ऑफ कोर्स क्वाड केन, और मैं वॉकर्स की बात नहीं कर रहा, मैं व्हील चेयर्स और हॉस्पिटल बेड्स की बात कर रहा हूँ। और जो चौथा पॉइंट है वो ऑथराइजेशन फ्लैग्स है। हमें देखना होगा कि प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, या कोई और फेस टू फेस डॉक्यूमेंटेशन है जो कि इस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी हो। तो उसके लिए फिर पेशेंट को, डॉक्टर को एक बार चेकअप कराना ज़रूरी है, ताकि हमारे पास फेस शीट आ जाए, फेस टू फेस इनकाउंटर आ जाए हमारे पास, और वो हमें डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ प्रोडक्ट। एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, एक डीएमई प्रोवाइडर के लिए जो प्रोडक्ट है ना, वो आप समझोगे डॉक्यूमेंटेशन है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन को सही से मैनेज करके नहीं करेगा, रखेगा, और ऑडिट रेडी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे, कल को बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो आपको कंप्लायंस को और ऑडिट रेडी डॉक्यूमेंटेशन को पहले से रेडी करके रखना होगा। और जब आप ये पेयर को सेंड करोगे तो पेयर का भी कॉन्फिडेंस अप होता है, और उसका जो आगे एक आपको फायदा होगा, जो आपको एक अवार्ड मिलेगा, हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो भी मेडिकेयर ने एक प्रायर ऑथराइजेशन का नया रूल निकाला है 2026 में, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं प्रायर ऑथराइजेशन को, कि डिलीवरी से पहले हमने प्रायर ऑथराइजेशन को सबमिट करना है। ठीक है, और डिलीवरी से पहले जब हम प्रायर ऑथराइजेशन को सबमिट करेंगे तो हमारे पास पेयर से उसकी अफर्मेशन आएगी कि वो प्रायर ऑथराइजेशन अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तो हम उस ऑर्डर को प्रोसीड करेंगे। अगर अप्रूव नहीं है, उसकी अफर्मेशन हमें डिनाइड आई है और डिनाइल आया है, उस पर रिजेक्ट रिजेक्ट हुई है प्रायर ऑथराइजेशन, तो अगर वो करेक्ट हो सकती होगी तो हमें करेक्ट करके रीसबमिट करनी है, वरना हम उस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं कर सकते, या तो फिर पेशेंट आउट ऑफ पॉकेट पे करे। ठीक है, क्योंकि फिर जब हम बिल करेंगे तो प्रायर ऑथराइजेशन ही अप्रूव नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आगे। ठीक है ना, और प्रायर ऑथराइजेशन अप्रूव है और आप बिल कर रहे हो, इसका भी मतलब ये नहीं है कि गारंटीड पेमेंट है। ठीक है, आपने सारे पीछे वाले जो स्टेप्स हैं, जो वेरिफिकेशन वाले हैं, उन सबको देखना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने मेडिकल नेसेसिटी को चेक करना है। अगर उस हिकपिक कोड की मेडिकल नेसेसिटी पेशेंट पेशेंट के चार्ट नोट्स के अंदर पूरी शेडो नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही, और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी नहीं है, तो
तो डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है वो तो फिर ऑडिट में मसला आएगा। लेकिन अगर मेडिकल नेसेसिटी पूरी नहीं है तो फिर फिर जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो प्रायर ऑथराइजेशन होती है ये जो प्रायर ऑथराइजेशन होती है ये प्रायर ऑथराइजेशन होती ही मेडिकल नेसेसिटी की है कि आपको चार्ट नोट्स इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं और इसके आपने एक डिजिटल फॉर्म सबमिट करना होता है। बहुत आसान सा काम है। जब इसका नेक्स्ट क्लास हमारी इसी की है तो इसको हम डिटेल में समझ लेंगे। तो अब ज़्यादातर इंश्योरेंस ने पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली नोट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से चेक कर रहे होते हैं और वो आपको दे रहे होते हैं रिजल्ट्स उसके। और इसमें जो है ये जो प्रायर ऑथराइजेशन है मेडिकेयर एडवांटेज वाली मार्केट में इसमें ज़्यादातर सप्लायर्स जो हैं वो कमर्शियल इंश्योरेंसेस से नाखुश रहते हैं कि हमने सीएमएस की सारी गाइडलाइंस और पेयर की भी जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं उसको पूरा हमने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ऑथराइजेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, वो डिनाई हुई है, ऑटोमेटिक डिनाई हुई है। तो इस पे आप लोग रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनीज जो है इंश्योरेंस कंपनीज को सू भी करती हैं और वक्तन वक्तन अपील्स भी चल रही होती हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है जब हम सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी एक ही हो रहा है। सो इसको बेटर कराने के लिए, इसको बेटर करने के लिए जो डीएमई के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ये होम केयर, वो लोग काम कर रहे हैं इसको बेटर से बेटर करने के लिए और डिफरेंट लेजिस्लेशन और डिफरेंट मेडिकेयर के साथ मिलकर सीएमएस के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को अच्छा बनाएं। तो उम्मीद है 2026, 27, 28 में जो ये लोग सिस्टम लेकर आएंगे उसमें एक जो बहुत बड़ा मसला है जिसमें सप्लायर 50% वाली मार्केट में सही तरह काम नहीं कर पा रहे, वो जो है ना मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये भी देखना होता है कि कौन सा हिक पे कोड पे प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। और अभी वैसे कुछ ऐसे हिक पे कोड्स हैं कि जिसको मेडिकेयर ने ऐड कर दिया है प्रायर ऑथराइजेशन लिस्ट के अंदर कि अब उन पे भी जो प्रायर ऑथराइजेशन है वो रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे इस स्लाइड में आपको ये दिख रहा होगा कि 7 डेज जो है वो पीए की रिव्यू विंडो है फॉर स्टैंडर्ड डीएमई पीओएस सप्लायर। मतलब मेडिकेयर 7 दिन लेता है आपकी प्रायर ऑथराइजेशन को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, 7 दिन में आपको जवाब देता है और आपको ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि मेडिकेयर की कोई नई पॉलिसी आई है कि जिसमें उन्होंने नया हेक पे कोड पे भी प्रायर ऑथराइजेशन लगा दी है। जिस तरह अभी रिसेंटली इन्होंने 7 जो है नए हेक पे कोड के ऊपर जिसमें ऑर्थोसिस और न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस हैं उसके अंदर उन्होंने प्रायर ऑथराइजेशन उसमें भी रिक्वायर्ड कर दी है, उसमें पहले रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है। +8 ऑक्सीजन के जो रिलेटेड कोड्स हैं उसमें भी उन्होंने प्रायर ऑथराइजेशन को रिक्वायर्ड कर दिया है। मतलब प्रायर ऑथराइजेशन जो असल इसको समझने के लिए चीज़ है वो यही है कि रिक्वायर्ड इसलिए पहले तो जब हमने काम शुरू किया था हमने समझने की कोशिश करी थी तो प्रायर ऑथराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती थी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। ये मतलब हमारे सामने ही आई है। तो ये इसीलिए है कि बजट को कंट्रोल रखें और मेडिकल नेसेसिटी अगर हो पेशेंट की तो फिर पेशेंट को वो प्रोडक्ट मिले और ऑफ कोर्स वो रीजनेबल भी हो। सो अब बहुत सारे सप्लायर्स की बैड बिलिंग प्रैक्टिसेस की वजह से ये रूल आया है और इस रूल में जाहिर सी बात है कि एक पेशेंट को प्रोडक्ट चाहिए तो उसके अप्रूवल में आप देख लो कि 7 दिन तो आप प्रायर ऑथराइजेशन की ही रखो। लेकिन अगर जब आप आ रहा है 24 to 48 आवर्स में, 36 आवर्स में, 3 दिन के अंदर अंदर, तो फिर आप पेशेंट को डिस्पैच कर सकते हो। क्योंकि अगर प्रायर ऑथराइजेशन का आपके पास स्टेटस नहीं आया हुआ तो ऑर्डर तो रुका हुआ है। जब तक स्टेटस नहीं आएगा और आप बिल कर दोगे और वहां से पता चला कि भाई प्रायर ऑथराइजेशन ही डिनाइड आ गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी मेडिकल नेसेसिटी होने के बावजूद भी डिनाइल आ जाता है,
तो फिर आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मेडिकेयर ने नया रूल निकाला है इस साल वो यही है कि अगर किसी ने 90% प्रायर ऑथराइजेशन को प्रायर ऑथराइजेशन के रेशो को अप्रूवल के रेशो को मेंटेन करके रखा। फॉर इंस्टेंस एक सप्लायर प्रायर ऑथराइजेशन के लिए मेडिकेयर को 100 क्लेम सबमिट कर रहा है और 9 प्रायर ऑथराइजेशन उसकी एक्सेप्ट हो रही हैं, 90 सॉरी, और 10 उसकी रिजेक्ट हो रही है, मतलब वो 90% प्रायर ऑथराइजेशन को प्रायर ऑथराइजेशन के रेशो को अप्रूव कर रहा है, वो रेशो अपना मेंटेन कर रहा है। तो 1 साल के बाद 1 साल तक अगर वो ये रेशो मेंटेन करके रखता है तो वो फिर एग्जैम्प्ट है प्रायर ऑथराइजेशन के लिए। लेकिन अगर वो ये चाहे कि नहीं मैं एग्जैम्प्ट नहीं होना चाहता, मैं फिर भी प्रायर ऑथराइजेशन लेना चाहता हूँ प्रोडक्ट की, तो वो इस एग्जाम्पशन से फिर बाहर आ सकता है। लेकिन ये एक रिवॉर्ड है मेडिकेयर की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स में भी शायद ये हो जाए, लेकिन ये अभी राइट नाउ सिर्फ रिवॉर्ड मेडिकेयर ट्रेडिशनल और ओरिजिनल मेडिकेयर के लिए, ठीक है। अब एक और भी नई चीज़ मेडिकेयर ने निकाली है, वो ये जो 6 स्टेट्स आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनमें उन्होंने बेसिकली ओरिजिनल मेडिकेयर की बात हो रही है, मेडिकेयर एडवांटेज की बात नहीं हो रही। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग के लिए उन्होंने प्रायर ऑथराइजेशंस को प्रायर ऑथराइजेशंस लगा दी हैं। पहले नहीं होती थी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर मेडिकेयर ने मोबिलिटी से अब हट कर भी, मोबिलिटी के इक्विपमेंट से हट कर भी इन 6 स्टेट्स में टेस्टिंग के लिए प्रायर ऑथराइजेशंस लगा दी हैं, ठीक है। और अब वो टेस्टिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो ऑफ कोर्स ये पूरे सारे स्टेट्स में लेकर जाएंगे। और प्रायर ऑथराइजेशन की विंडो मेडिकेयर की तो काफ़ी बेटर है, लेकिन मेडिकेयर एडवांटेज में इशू आता है जो मैंने आपको पीछे बताया अभी। सो इस स्लाइड में जो समझने वाली बात है वो यही है कि जितनी प्रायर ऑथराइजेशन फास्टर होगी उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। और और 90% अगर आप एफर्मेशन के रेशो को मेंटेन करते हो तो आप अर्न करते हो एग्जाम्पशन को, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ प्रोवाइडर्स को उसमें भी एतराज़ है अभी। आप लोग रेडिट पे जाके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके इन डिस्कशंस को देख कर समझ सकते हो कि प्रोवाइडर्स क्या सोच रहे हैं, इनमें उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं वेरिफिकेशन के वर्कफ्लो को। और जो वेरिफिकेशन का वर्कफ्लो है उसमें जो जो ये पहला स्टेप है वो है कि हमने डेटा को कैप्चर करना है। सबसे पहले जो पेशेंट के डेमोग्राफिक्स हैं हमने उनको कलेक्ट करना है, जिसमें पेशेंट की हाइट वेट है, जिसमें पेशेंट का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका क्लेम नंबर है, मतलब उसकी इंश्योरेंस नंबर है। और उसके अलावा अगर उसका कोई वेस्ट साइज हमें चाहिए, शू साइज चाहिए, वो है। डेमोग्राफिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा हमने देखना है कि हिक पिक कोड उसको कौन सा चाहिए, मतलब कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उसका, हमें हिक पिक कोड जो है वो निकालना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पेयर कौन सा है, ओरिजिनल मेडिकेयर है या मेडिकेयर एडवांटेज है, ताकि हम उसकी वेरिफिकेशन करें, ताकि उस प्लान की वेरिफिकेशन करें और उसी को फिर हम उसकी प्रायर ऑथराइजेशन पे जाएं और उसके बाद फिर हम उसी को बिल करें। तीसरा ये है कि ऑफ कोर्स अब हमें प्लान का पता चल गया तो हम एलिजिबिलिटी की तरफ जाएंगे, वही 270 वाली ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि एक्टिव है या नहीं है इस डेट ऑफ सर्विस पे, या जो भी डेट ऑफ सर्विस हम प्लान कर रहे हैं पेशेंट को प्रोडक्ट देने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उन पे 3-4-5 दिन लग जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अफेक्टिव डेट में 3-4-5 दिन के बाद प्लान ही एक्सपायर होने वाला है। तो तीसरे स्टेप में हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। फिर चौथे स्टेप में ऑफ कोर्स हम बेनिफिट्स को चेक करेंगे, जिसमें हम कवरेज चेक करेंगे कि कवरेज प्लान के अंदर है उस हिकपिक की या नहीं है, और कॉस्ट शेयर क्या है, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स क्या है, को इंश्योरेंस क्या है, और आप इन नेटवर्क हो उस प्लान के साथ या आउट ऑफ नेटवर्क हो, और
उसके बाद हम प्रायर ऑथराइजेशन को चेक करेंगे कि प्रायर ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है तो प्रायर ऑथराइजेशन को सबमिट करेंगे, और अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो मेडिकल नेसेसिटी, तो हमें अगर प्रायर ऑथराइजेशन नहीं भी रिक्वायर्ड है तो हमने फिर भी देखनी है, और देखेंगे कि अगर डॉक्यूमेंटेशन मतलब एल्थ चेक करेंगे, कवरेज डिटर्मिनेशन चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर हिक कोड के लिए मेडिकल नेसेसिटी पूरी हो रही है, और सेम एंड सिमिलर भी हम चेक करेंगे, और उसका रेफरेंस नंबर जो भी हमें प्रोवाइडर से मिलेगा वो हम अपने पास सेव कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम उस पर्टिकुलर कोड को हिक कोड को आईसीडी कोड्स के साथ क्लेम फॉर्म पे हम डिलीवरी के बाद बिल करेंगे, ठीक है। और फिर हम पेशेंट के साथ रीवेरीफाई करेंगे, एक पूरा रिकरिंग पूल बना के चलेंगे कि अगर उसको कोई रीसप्लाई चाहिए या उसकी व्हीलचेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको नई व्हीलचेयर चाहिए, या उसको व्हीलचेयर का कोई आइटम रिप्लेस करवाना है, तो फिर हम उसको रिप्लेस करा के देंगे। कोई रिकरिंग सप्लाई देनी है, रीसप्लाई जानी है, तो उसके पूरे लॉक्स को मैनेज करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे ऑपरेटर लेंस को, ठीक है। डूज एंड डोंट को समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ हमने करनी है और क्या चीज़ हमने नहीं करनी, और उसके एक्सक्लेशंस क्या हैं, ठीक है। सो बैक ऑफिस देखो, 270 ट्रांजैक्शन, 271 ट्रांजैक्शन जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ऑफिसेज होते हैं, तो 271 ट्रांजैक्शंस को रन करेंगे। 270 ट्रांजैक्शन को रन करेंगे, 271 तो वो ट्रांजैक्शन है जो उनके पास आएगी, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स की, और वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स जाके पोर्टल से चेक करेंगे, प्रायर ऑथराइजेशन भी सबमिट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो वेरिफिकेशन लॉग्स हैं वो भी अपने पास मैनेज कर सकते हैं। जो काम आपने नहीं करना है अ, वो ये है कि आइटम आपने कंफर्म कर दिया अपनी बिलिंग टीम को कि एक्टिव है, और आपने ये चेक नहीं किया कि वो बेनिफिट कवर्ड है या नहीं है, ये काम आपने नहीं करना। और उसके अलावा पेशेंट को आपने कोई भी प्रॉमिस नहीं करना, अ, कोई भी आपने प्रॉमिस नहीं करना जब तक आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स पता ना चल जाए, और जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि यार उसके पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है या नहीं है, तो आप उसको कुछ प्रॉमिस ना करो कि यार आपको कोई देना नहीं पड़ेगा, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी, और आपको आपको उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। और उसके अलावा अगर आपके मतलब यूएस वाले ऑफिस से आपको कोई कोई कॉन्फर्मेशन आ रही है कि आप पेशेंट का को इंश्योरेंस वेव कर दो, तो फिर आप पेशेंट को इसको प्रॉमिस करो, अदरवाइज आप ना करो, ठीक है। सो बेसिकली ये था आज का हमारा सेशन। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी। अगर इन स्लाइड से रिलेटेड और इस सेशन से रिलेटेड आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं और आप डिटेल में समझना चाहते हो, या आप कोई प्रोवाइडर हो जो अपनी बिलिंग खुद से करना चाहते हो या हमसे बिलिंग करवाना चाहते हो, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में हमने अपने सारे हैंडल्स वहाँ पे डाले हुए हैं, आप हमें रीच आउट करो और हमसे कनेक्ट हो जाओ। हमें बड़ा मज़ा आता है नए लोगों के साथ काम करके, और उनके मसलों को देखकर, उनके ऑडिट्स, उनके सिस्टम को ऑडिट कर कर और उनको बेहतर से बेहतर ऑप्शंस देकर, ताकि क्लीन क्लेम रेशो जो है उनका बेहतर से बेहतर हो। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आंसर एंड में आप कुछ ऐड करना चाहोगे? जी, बस मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम लोग ऑडिट पे भी बात करेंगे। जो इश्यूज़ आते हैं कि ऑडिट में क्या चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, उस पे भी हम लोग इन डेप्थ वीडियोस बनाएँगे। जो मोस्ट डीएमईज़ करती हैं गलती और उनको बाद में पता नहीं होता क्या करना है एक्शन, तो उस बिल्कुल, पे भी हम बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। देखिए, आइडियाज़ की तो भरमार मेरे दिमाग में लगी हुई है, और अब थोड़ी-थोड़ी मुझे मोटिवेशन बढ़ती भी जा रही है।
क्योंकि लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। कल भी एक वीडियो देखकर मुझसे बंदा मिलने आया था, वो शिकागो से कराची आया हुआ था, तो उसने कहा कि मैं आपसे मिलता हूँ। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर। सो मुझे इतना नहीं पता था कि यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए आपको इतना टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो यूट्यूबर्स को देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ उनको देख के कि यार इनके पास इतना टाइम कैसे आता है। क्योंकि आपको एक पूरे पर्टिकुलर टॉपिक को रेडी करने के लिए उसकी स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, उसमें टाइम लगता है। फिर पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है आपको, कि आपको पिच किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको और आसान बनाना है। सो सो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी जान में जान आती जा रही है, क्योंकि राइट नाउ जाहिर सी बात है करंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उनको भी देखना है, टीम को भी देखना है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ और मेरे जहन में है वो यही है कि मैंने इस सिलसिले को रोकना नहीं है जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं कोर्सेज करवाता रहूँगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आप समझो कि स्टार्ट है। मज़ा तो इंशाल्लाह आपको आगे आएगा, जब ये जो हमारा 17 घंटे का कोर्स है तकरीबन, जब ये ख़त्म होगा और उसके बाद फिर एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा। और फिर ये तो अभी सिर्फ एक सेगमेंट है, ये तो सिर्फ एक स्पेशलिटी डीएमई पीओएस प्रोवाइडर है। उसके अलावा होम हेल्थ एजेंसी है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी लैब है, उसके अलावा बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें मेंटल हेल्थ है, अ, और कार्डियोलॉजिस्ट है। बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, फिर उनकी बिलिंग है। लेकिन उनकी बिलिंग आपको समझाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपकी बेसिक इतनी स्ट्रांग हो चुकी होंगी कि आपको सिर्फ समझना होगा लोकल कवरेज डिटर्मिनेशन को, और नेशनल कवरेज डिटर्मिनेशन को, और पेयर स्पेसिफिक रूल्स को, और कंप्लायंस को, एंड दैट्स इट। उसके बाद क्योंकि आप एक बेसिक चीज़ों को समझ चुके होगे, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। सो जो मेरा आइडिया है वो ये है कि हम कंप्लीट रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट को कवर करें, और साथ साथ हम जो अ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें अ, जिसमें प्रोवाइडर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोवाइडर को बिलिंग से ज़्यादा ज़रूरत मार्केटिंग की होती है, कि भाई उनके पास रेफरल आए, उनके पास काम आए। सो उसकी जो मार्केटिंग है, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक पूरा कोर्स बनाने का इरादा है, और वो बहुत ज़्यादा बिकती है, उसकी क्यूरीज सबसे ज़्यादा आती हैं। और उनके प्रपोजल मेंटेन करने में भी टाइम लगता है। अभी एक प्रोस्पेक्ट चल भी रहा है कि जिसको हमने प्रपोजल दिया हुआ है, उसके साथ मीटिंग्स हैं। सो यस, इंशाल्लाह टाइम निकालते रहेंगे वीडियोस के लिए और कोर्स के लिए। और मेरा जिस तरह आप लोगों से पहले भी वादा था कि अगर कोई एक सब्सक्राइबर भी देख रहा होगा हमारी वीडियोस को, तो भी मैं इसको जारी रखूँगा इंशाल्लाह, जब तक मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और ज़िंदा हूँ, क्योंकि कल की मुझे कोई ख़बर नहीं है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत दे, और हमें हलाल और तैयब रिज़्क कमाने की तौफ़ीक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ के बाद दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। सही है? सो इसी के साथ जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहू इसको ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। और अगर आप ये एंड तक वीडियो देख रहे हो, तो इसका यही मतलब है कि आपको मज़ा आ रहा है। और अगर मज़ा आ रहा है तो थोड़े से कमेंट कर दिया करो, उससे मज़ा आता है, जान में जान आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।